अपने लास्ट लेक्चर में ये देख रहे थे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे हम किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने लास्ट दो लेक्चर में हम यही देख रहे थे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये मेजर 5 फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे हमें ये बताना है कि कोई भी पार्टिकल जो है, ठीक है, वो अपनी लिविंग कंडीशन में है या अपनी नॉन लिविंग कंडीशन में है। ठीक है, तो जो पहले 3 फैक्टर है जैसे कि ग्रोथ हमने देख लिया था कि हम ग्रोथ किसे बोल रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास, ये क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही हो रहा है। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे थे कि ग्रोथ के बेसिस पे हम कभी भी लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं करते। ठीक है, फिर इसके अलावा अगला फैक्टर था रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में ये देखा था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन लिविंग में। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन अपने पास अगला फैक्टर था जिसकी बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद अगला फैक्टर देखा था मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारी बॉडी में जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सारे ही केमिकल रिएक्शन को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ होता किसमें है, लिविंग में। किसी भी नॉन लिविंग पार्टिकल में, किसी भी नॉन लिविंग मैटर में कभी भी कोई भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म अपने पास पहला ऐसा फैक्टर है जिसकी बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जितनी भी केमिकल रिएक्शन चाहे वो किसी भी मैनर में हो रही हो, ठीक है, किसी भी मैनर का मतलब है चाहे कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, या कोई भी एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, जनरली जब हम अपना पहला लेक्चर देख रहे थे तो हमने 2 वर्ड देखा था, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब अगर स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। इसी तरह अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स से, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों ही किसके टाइप है, मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, अच्छा, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई भी एक लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सारे ही दोनों ही स्टेप, ये दोनों ही प्रोसेस बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की हेल्प में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो इन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की स्टेप को, इन दोनों ही प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही प्रोसेस चाहे सारे ही लिविंग बीइंग्स में होते हैं। ठीक है, आगे ये बात समझे। तो मेटाबॉलिज्म जो है कि अपने पास पहला फैक्टर था जिसकी बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, लिविंग को नॉन लिविंग से क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है ये इट इज अ डिफाइनिंग फीचर टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो अब अपने इस लेक्चर में आगे हम स्टार्ट करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो यहां पे एक टर्म है सेल। ठीक, हालांकि सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे, ये अपने क्लास 11 का ही पार्ट है। ठीक, बट अभी ध्यान में रखो कि सेल जो है ना ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। सेल किससे बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और सेल को ही हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। और
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं? क्योंकि इसके बाद जो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो देखेंगे कि सेल जो है ना, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किस तरह से करते हैं? अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, उन सारे ही ऑर्गन सिस्टम की, उन सारे ही स्किन, हर एक टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है? सेल। तो अगर सेल नहीं होगा, ठीक है, अगर सेल नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गन सिस्टम, किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। अगला टर्म है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि कोई भी, मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है, आपके पास एक सिंगल सेल था, ठीक है, इस सेल में क्या हुआ? डिवीजन हुआ और बहुत सारे सेल बन गए। ठीक है, क्या हुआ? इसमें डिवीजन हुआ और बहुत सारे सेल बन गए। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल बन रहे हैं ना, इन ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, अब यही टिश्यू जो है, ये आगे चलकर, आगे मॉडिफाइड होकर क्या फॉर्म करेगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ही ऑर्गन सिस्टम का अपना एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, और हर एक डिफाइनिंग फीचर के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं? वो पूरा ही सिस्टम जो किससे बना है? न्यूरॉन से। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में इंक्लूड कौन होता है? हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी रेगुलेट होती है, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी रेगुलेट हो रही है, उन सारी ही एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अगर बाय चांस सोचो, अगर ये न्यूरॉन नहीं होता तो क्या नर्वस सिस्टम हमें मिलता? अगर हमारे पास नर्वस सिस्टम नहीं होता तो क्या हमारी बॉडी रेगुलेट होती? क्या हमारी बॉडी एक प्रॉपर वे में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती? नहीं ना। इसी तरीके से अगर सेल नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और अगर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कभी भी वेल फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म बोल ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि सेल को ही हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल ही हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा? हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन सिस्टम को मॉडिफाई करेगा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा ये बात ध्यान में रखो कि कोई भी वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो क्या है? सेल से कम है। सेल से कम है का मतलब, अगर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल लो, क्या लो? एक सिंगल मॉलिक्यूल लो। मॉलिक्यूल का मतलब आप सिंपल कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले सकते हो, जैसे कि सोडियम ले लो, या पोटेशियम ले लो, या मैग्नीशियम ले लो। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ मैग्नीशियम या सिर्फ पोटेशियम या सिर्फ सोडियम क्या हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए वो सारे ही स्ट्रक्चर जो कैसे हैं? लेस देन सेल, मतलब कि अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन नेवर एक्ट एज अ सेल। ठीक है, इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखो, एनीथिंग लेस देन अ सेल कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ लिविंग फीचर। ठीक है, हम एक सिंगल मॉलिक्यूल को कभी भी एज अ डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इन सारे ही एलिमेंट्स को मिला लो, ठीक है, अब इन सारे ही एलिमेंट, इन सारे ही मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन से जो एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मतलब कि अब इस सेल में क्या होगा? इसकी भी फंक्शनिंग होगी, इसकी भी फंक्शनिंग होगी, इसकी भी फंक्शनिंग होगी। ठीक है, तो जब कंबाइंड फंक्शनिंग हो जाती है तो सेल के पास ये फीचर आ जाता है, सेल के पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अकेला रहते हुए भी लाइफ की सारी ही फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सकता है।
ठीक है, वो सारे फंक्शनिंग जो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल हम यूज नहीं करते हैं टू डिफाइन अ लिविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे सर तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था सेल का। इसके अलावा हम सेल डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से सेल होते हैं और सभी सेल की फंक्शनिंग क्या है, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और ये भी अपने 11th में मेजर पोर्शन है। इसके अलावा हम देखते हैं अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, तो सेल के बेसिस पे जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं वो दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। ठीक है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। ठीक है, देखो यूनि का मतलब सिंगल, मतलब कि एक अकेला। ठीक है, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं ओनली ऑफ सिंगल सेल, सिर्फ एक ही सेल के बने हुए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर का मतलब है वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो बने हुए किसके? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। इसका एग्जांपल आप अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं, ह्यूमन। ठीक है, तो जब भी आप सेल की बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करोगे, उसको कैटेगराइज करोगे, तो जनरली हमारे पास दो कैटेगरी मिलती है, एक यूनिसेलुलर, वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं, एंड मल्टीसेलुलर, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बने हुए। ठीक है, तो ये थे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखो कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी लिविंग कंडीशन के लिए, ये अपनी लिविंग कंडीशन के लिए, ठीक है, किसी भी दूसरे सेल पे या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कभी भी। वो सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं सिर्फ एक सेल के, वो अपनी फंक्शनिंग के लिए, वो अपनी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए, वो अपनी लिविंग कंडीशन, अपने आप को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए किसी भी दूसरे सेल पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट नहीं होगा टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू लिव इन अ लिविंग कंडीशन। ठीक है, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक्जिस्टेंस कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी भी दूसरे सेल पे, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में एक सेल है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों ही सेल मिलकर क्या कर रहे हैं? एक प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर फंक्शनिंग क्या करेगी? हमारी बॉडी को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, हमारी ये पॉइंट, ये जो वर्ड है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये वर्ड ध्यान में रखना। ये वर्ड बहुत बार यूज किया गया है क्वेश्चन में, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका मेडिकल का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान में रखना कि ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो
कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी सेल, जितने भी टिश्यू होंगे वो सारे ही क्या होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे हमेशा ही, ठीक है। तो अच्छा, हम देख रहे थे कि किस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ये किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को लिविंग या नॉन लिविंग कंडीशन में रखने के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ठीक है, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ये क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है फॉर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। किसी भी नॉन लिविंग बीइंग में हम सेल को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी डेथ कंडीशन में है, ठीक है। और अगर कोई भी पार्टिकल अपनी डेथ कंडीशन में है तो वो कभी भी कोई भी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो कि मेटाबॉलिज्म के अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये अपने पास अगला फैक्टर है जिसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, लिविंग को नॉन लिविंग बीइंग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपना लास्ट फैक्टर है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, जैसे आप क्या करते हो जब आपको ठंडक लगती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है, या अपने हाथ रब कर लेते हैं, ठीक है, या जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पसीना आने लगता है, जैसे क्या बोलते हैं, स्वेटिंग, ठीक है। तो स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें गर्मी लगनी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम स्वेटर पहन ले रहे हैं ठंडियों में, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को एटमॉस्फेयर में लॉस नहीं होने दे रहा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के सरफेस और उस स्वेटर के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हीट वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि हमें ठंडक नहीं लगती है, ठीक है। तो देखो कोई भी वो पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, कोई भी वो पर्टिकुलर कंडीशन, वो कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल जब किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वो रेस्पॉन्ड कब करेगा, जब वो किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन को फील करेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने क्या किया, आप सब्जी बना रहे थे, ठीक है, और अचानक से आपने गरम कढ़ाई को छू लिया, तो जैसे आप गरम कढ़ाई को छूके क्या करोगे, हाथ हटा लोगे, ठीक है। हाथ आपने कब हटाया, जब आपको ये लगा कि वो कढ़ाई गरम थी, है ना। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि वो कढ़ाई गरम है तो आप हाथ क्यों हटाओगे, ठीक है। तो वो हॉटनेस, उस कढ़ाई की हॉटनेस जो आपने फील करी है ना, दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि वो कोई भी पर्टिकुलर फीलिंग, ठीक है, वो कोई भी पर्टिकुलर फीलिंग जो हम फील करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हो, चाहे किसी इन्वायरमेंट के लिए हो, हमें गर्मी में गर्मी लग रही है या ठंडक में ठंडक लग रही है, ठीक है, या हम गर्म कढ़ाई को छूकर हाथ हटा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी फीलिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो feeling that you feel against any particle or environment is called as consciousness, ठीक है। तो ये जो कॉन्शियसनेस वाली टेंडेंसी है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कहाँ है, किसमें है, लिविंग बीइंग्स में। कभी देखा है कि पहाड़ पे बर्फ जमी और पहाड़ भाग गया, ऐसा नहीं हुआ ना कभी, ठीक है। तो जितने भी कॉन्शियसनेस है, ये सारे ही कॉन्शियसनेस प्रेजेंट किसमें है, सारे ही लिविंग बीइंग्स में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक टर्म और आता है इसी में, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या था कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को या किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको गर्मी लगी, क्या हुई, स्वेटिंग हुई, आपको ठंडक लगी, आपने क्या किया, स्वेटर पहन लिया, ठीक है, या आपने हैंड रब कर लिया, ठीक है। आपने जैसे गर्म कढ़ाई को छुआ, क्या किया, हाथ हटा लिया। तो ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है ना, जो हमारी बॉडी गर्मी में स्वेटिंग कर रही है,
ठीक है, या ठंडक लगने पे जो हम स्वेटर पहन रहे हैं या गर्म कढ़ाई को छूते जो हम हाथ हटा रहे हैं, ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो वो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, वो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन, चाहे वो रिएक्शन कैसी भी हो, ठीक है, वो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन जो हम किसी पार्टिकल या किसी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एनी पार्टिकल और एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, ये एनिमल में भी प्रेजेंट है और ये ह्यूमन में तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, अब देखो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में ये बात ध्यान में रखो, एक बात ध्यान में रखो। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि अगर हम प्लांट्स को ले, ठीक है, तो प्लांट को जब ज्यादा गर्मी लग रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो छांव में चला जाएगा, है ना, वो क्या कर लेगा? वो अपनी बॉडी की कुछ फंक्शनिंग को बंद कर देगा। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब है कि प्लांट क्या कर रहा है ना, अपने लिए फूड बना रहा है। ठीक है, तो फूड बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। मान लो ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई या बाहर लू चल रही है, ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा ना, इस फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसे नहीं पता था कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे लू ज्यादा चलेगी या धूप बहुत तेज होगी, और इस पर्टिकुलर जैसे कि क्या है कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में लगभग 12-1 बजे के आसपास धूप बहुत तेज होती है ना, और अगर जब समर वेकेशन, जब समर अपने पीक पर होता है तो लू भी चलती है। ठीक है, बट प्लांट्स को ये नहीं पता कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे धूप बहुत तेज होगी या इसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा कि लू बहुत तेज, हवा बहुत तेज चल रही होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जब धूप बहुत तेज हो रही होगी या जब लू चल रहा होगा, तभी वो क्या करेगा? इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टॉप करेगा। ठीक है, जबकि ह्यूमन क्या है, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आज गर्मी है, ठीक है, तो कल हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गर्मी हो, तो हमको कल हम क्या करते हैं? कल के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, या आज ठंडक है तो 2 दिन बाद बहुत तेज ठंडक होने वाली है, कोहरा पड़ने वाला, खतरनाक होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ना, ये जो एबिलिटी है ह्यूमंस के पास कि हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टेंडेंसी क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली फीचर हो गया। दूसरा फीचर, कभी देखा है कि हाँ एक पेड़ दूसरे पेड़ से बात कर रहा हो कि यार आज तो बहुत गर्मी है, चल कहीं चलते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। जबकि ह्यूमंस का क्या है कि हम एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं, हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, यार आज तो बहुत गर्मी हो रही है ना, फैन चला देते हैं, कुछ कर लेते हैं, है ना, कहीं छांव में चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमंस में क्या है? अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। क्या है? अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ह्यूमंस के पास ये दो स्पेशल फीचर है। क्या? टू प्रिडिक्ट एनी पर्टिकुलर कंडीशन एंड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। और इन्हीं दोनों फीचर की वजह से पूरे ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस कौन है? ह्यूमंस। हमें पता होता है, हम ये ज्यादातर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ बुधवार की शाम को 6 बजे इस पर्टिकुलर जगह पे सुनामी आने वाली है ना, या इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होने वाला है? भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारी टेंडेंसी है प्रेडिक्ट करने की, जो हमारी टेंडेंसी है दूसरे को बताने की, दूसरे से शेयर करने की, दूसरे से कोई बात डिस्कस करने की, ठीक है, यही दोनों फीचर ह्यूमन को पूरे ही वर्ल्ड में मोस्ट सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, और ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि ह्यूमन में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इन्हीं दोनों फीचर की वजह से वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होने की वजह से ह्यूमन में मोस्ट सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि कॉन्शियसनेस जो है ये अपने पास मोस्ट डिफाइनिंग फीचर, मोस्ट प्रेडिक्टेबल डिफाइनिंग फीचर, मोस्ट एक्यूरेट डिफाइनिंग फीचर है, जिसकी बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे एक छोटी सी बात और है। आपने बहुत बार सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, है ना, या कभी घर में सुना होगा, किसी डॉक्टर से कभी सुना होगा हॉस्पिटल में कि कोई पेशेंट जो है वो कोमा में चला गया। ठीक है, कोई पेशेंट जो है वो कोमा में चला गया। ठीक है, अब देखो क्या है, जो कोमा वाली कंडीशन है ना, इस कोमा की कंडीशन में जैसे क्या है, कोई बंदा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक हुआ था। ठीक है, हॉस्पिटल गया उसको वो, और डॉक्टर ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये कोमा में है। ठीक है, तो कोमा कोई पर्टिकुलर कंडीशन, कोमा को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, जैसे क्या है कि कोई पर्सन जो है जब वो कोमा की कंडीशन में होगा, ठीक है, तो वो आपकी बातें सुन सकता है, ठीक है, आपको देख सकता है, ठीक है, बट आपके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। ठीक है, आपके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, मतलब कि आप अगर कोई दुख वाली बात बोलोगे तो शायद वो रोने लगेगा, है ना, या आप कोई ऐसी खुशी वाली बात, कोई खुशखबरी सुनाओगे उसे तो बट वो प्रॉपर हंस नहीं पाएगा। ठीक है, या वो अपने हाथ से ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो किस तरह फील कर रहा है कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कोमा में क्या होता है कि कोमा वाले पेशेंट में कॉन्शियसनेस तो है, कोमा वाले पेशेंट में कॉन्शियसनेस तो है, बट क्या एब्सेंट है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, बट क्या एब्सेंट है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट हो जाता है कोमा वाले पेशेंट में। ठीक है, इसीलिए कि वो पेशेंट जो कोमा में चले जाते हैं वो लिविंग तो रहते हैं, वो लिविंग तो रहते हैं, बट मेडिकल उन्हें क्या करता है, उन्हें ऑफिशियली डेथ डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो वो सारे ही पेशेंट जो कोमा में होते हैं वो लिविंग कंडीशन में तो होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, ऑफिशियली डेथ होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कॉन्शियसनेस में। ठीक है, बट ये भी ध्यान में रखो कि ये हमेशा नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन है जब हम ये ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कोमा वाला पेशेंट लिविंग तो है, उसमें कॉन्शियसनेस भी है, बट क्या एब्सेंट है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और इसी वजह से जो कोमा वाला पेशेंट होगा वो कैसा होता है, ऑफिशियली डेथ होता है। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में ये पूरा जब पांचों ही फैक्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि किस फैक्टर के बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस फैक्टर के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है एंड कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म याद रखना, ठीक है, विद एक्यूरेसी। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो आज के लिए